नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर बिहार को लेकर है। बिहार में एक बार फिर बदलाव की बयार है। कारण एक बार फिर नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदल सकते हैं। लालू को छोड़ एक बार फिर मोदी से मिल सकते हैं। पिछले 24 घंटों में इसके कई संकेत मिले। पटना से लेकर दिल्ली तक कई डेवलपमेंट हुए और सबका केंद्र नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने कल परिवारवाद की आलोचना की थी, नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी। इसके बाद लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्विटर के जरिए बिना नाम लिए नीतीश पर अटैक किया, उनकी नीयत पर सवाल उठाए। हालांकि जब बात बढ़ी तो रोहिणी आचार्य ने ट्वीट डिलीट भी कर दिया। इसी दौरान नीतीश कुमार ने पटना में राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान होने वाली रैली में शामिल होने से इनकार कर दिया। कहा जा रहा है कि वो 4 फरवरी को बिहार में होने वाली मोदी की रैली में दिखाई दे सकते हैं। चर्चा तो यहां तक है कि नीतीश कुमार जल्दी ही गवर्नर से मुलाकात करने वाले हैं। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार फिर उलटफेर करने वाले हैं। कब करेंगे, कैसे करेंगे, किन शर्तों पर करेंगे, इसकी डिटेल्स अभी आना बाकी है। हमारे संवाददाता देवेंद्र पाराशर ने जानकारी दी है कि कल देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ मीटिंग हुई। 3 घंटे चली इस मीटिंग में बिहार की राजनीति पर डिटेल में चर्चा हुई। नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खोला जाए या नहीं, इस पर विचार हुआ। इसके बाद आज नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के बड़े नेताओं की मीटिंग अचानक बुला ली। दूसरी तरफ राबड़ी देवी के घर पर जेडीयू के नेताओं की मीटिंग हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपना केरल का दौरा रद्द कर दिया। बिहार बीजेपी के नेताओं को दिल्ली बुला लिया गया और जिस फ्लाइट में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी और मंत्री अश्विनी चौबे पटना से दिल्ली के लिए निकले, उसी फ्लाइट से बीजेपी के नेताओं के साथ जेडीयू के नेता और नीतीश कुमार के करीबी केसी त्यागी भी दिल्ली आ गए। इस वक्त अमित शाह के साथ बिहार के बीजेपी नेताओं की मीटिंग चल रही है। अब सवाल है कि आखिर बीजेपी चुनाव से पहले नीतीश कुमार का साथ जरूरी क्यों मानती है? अगर नीतीश पाला बदलेंगे तो फिर बिहार में विरोधी दलों के गठबंधन का क्या होगा? लालू को इससे कितना नुकसान होगा? बीजेपी को क्या फायदा होगा? इंडिया अलायंस का क्या होगा? नीतीश चले गए तो लालू की रणनीति क्या होगी? सवाल यह भी है, अगर नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी मारी तो क्या उसके बाद वो एक बार फिर मुख्यमंत्री बने रहेंगे या फिर विधानसभा को भंग कर देंगे? क्या बिहार में विधानसभा के चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ हो सकते हैं? और अगर बात इतनी आगे बढ़ चुकी है तो फैसला होने में देर क्यों हो रही है? दिक्कत क्या है? मामला कहां फंसा है? इन सब सवालों पर चर्चा करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि इस वक्त बिहार की राजनीति को लेकर दिल्ली और पटना में क्या हलचल है। इस वक्त दिल्ली से देवेंद्र पाराशर और पटना से नीतीश चंद्र, हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ हैं। देवेंद्र, आपने खबर दी है कि अमित शाह के घर पर बिहार को लेकर मीटिंग चल रही है, बिहार के नेताओं के साथ बातचीत चल रही है। बीजेपी के नेताओं ने बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े के साथ मीटिंग की थी। तावड़े अचानक दिल्ली आए हैं, तो क्या लग रहा है आपको, क्या होगा बिहार में? क्या कल सुबह तक किसी बड़े बदलाव की खबर मिल सकती है? अभी की जो बैठक चली है रजत जी, उसमें ये होगा कि कल रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बैठक की है गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ, उस बैठक में पीएम की तरफ से जो निर्देश मिला है, उस निर्देश के आलोक में उसको ध्यान में रखते हुए बिहार बीजेपी के नेताओं को गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से निर्देश दिया जाएगा कि आपको आगे क्या करना है, क्या बोलना है, नहीं बोलना है, इन सारी चीज़ों को। क्योंकि पिछले दिनों आप देखें तो लगातार इस बात को लेकर कहा जाता रहा था बिहार बीजेपी में कि अब नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बिल्कुल खुले नहीं रहेंगे, जबकि हकीकत ये है कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खोलने का फैसला हो चुका है। दूसरी चीज़ की जो शर्तें होंगी वो शर्तें इस लिहाज से नहीं होंगी कि एक तरफ तो नीतीश कुमार डिक्टेट करें, लेकिन दूसरी तरफ पार्टी के सोर्सेज का ये भी कहना है कि ऐसा भी नहीं किया जाएगा कि नीतीश कुमार का अपमान बीजेपी कर रही है, ये मैसेज भी नहीं दिया जाएगा। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है
कि नीतीश कुमार क्योंकि अति पिछड़ा समुदाय के बिहार के एक लोकप्रिय नेता रहे हैं और कोई भी लोकसभा कंस्टिट्यूंसी ऐसी नहीं जहाँ तकरीबन 1 लाख वोटर्स जिसे कहते हैं कि नीतीश कुमार का वोटर हो, ऐसा ना हो। तो उस कंडीशन में उन वोटर्स को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ये दिखाएगी कि कम से कम नीतीश कुमार को सम्मान दिया जा रहा है। तीसरी चीज़ कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं, बीजेपी का अपना आकलन है कि शायद नीतीश कुमार बहुत लंबे समय तक राजनीतिक सक्रियता वैसी नहीं रखना चाहेंगे और उस कंडीशन में स्वाभाविक विकल्प बीजेपी ही रहेगी। तो बीजेपी वर्सेज आरजेडी अगर मुकाबला होना है तो बहुत ज़रूरी है कि नीतीश के जो वोटर हैं उनको ये मैसेजिंग दिया जाए और उस लिहाज से बीजेपी वहाँ भी कोई नीतीश कुमार के लिए वैसी शर्त नहीं लादना चाहेगी। अब बड़ा मसला ये है, जो पार्टी सोर्सेज ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की ये इच्छा है, जो जेडीयू खेमे से जो बातें निकल के सामने आ रही है कि लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराने का विकल्प हो सकता है क्या। बीजेपी उस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। बीजेपी का अपना मानना है कि लोकसभा चुनाव एक बार हो जाए, उसके बाद आगे जब विधानसभा चुनाव कराना हो तो करा लिया जाए। तो इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो निर्देश दिया है, उन्हीं निर्देशों को गृह मंत्री अमित शाह बिहार बीजेपी के को लीडर्स के नेताओं को बुलाकर ये बात कर रहे हैं। और जो होना होगा, अगर बातचीत अंतिम सहमति पर पहुंचती है, बहुत जल्द होगा। इतना ज़रूर है कि नेताओं के स्तर पर बहुत गंभीरता से बातचीत हो रही है दोनों पक्षों के बीच। रजत जी, दिल्ली में क्या हो रहा है ये देवेंद्र पाराशर ने हमें बताया। पटना से नीतीश चंद्र हमारे साथ हैं। नीतीश, आपने जो कुछ बताया था मैं दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूं। आपने बताया कि पटना में नीतीश कुमार ने अपने करीबी नेताओं के साथ मीटिंग की, लालू यादव ने भी पार्टी के नेताओं के साथ मशवरा किया और पता यह भी लगा कि लालू यादव ने स्पीकर अवध बिहारी चौधरी से बात की है, उन्हें फ़ोन किया था। अवध बिहारी आरजेडी के विधायक हैं, लालू के करीबी हैं। डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी जो जेडीयू के विधायक हैं, वो मुंबई से अब अपना दौरा रद्द करके पटना पहुंच रहे हैं। तो नीतीश, क्या जानकारी है, क्या अटकलें हैं, क्या चल रहा है, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है पटना में? देखिए राज जी, अब तक पिछले कुछ दिनों में जो बातें चर्चा के हवाले से हम कह रहे थे, अब ये साफ तौर पर दिख रहा है और जो जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं, अब इसमें शक की गुंजाइश बहुत कम है। अब ये लगभग तय दिख रहा है कि नीतीश कुमार पाला बदलने जा रहे हैं और इस दिशा में एक नहीं बल्कि एक के बाद कई संकेत मिल रहे हैं। दूसरी तरफ लालू यादव भी कोशिश कर रहे हैं। लालू यादव अभी तक जरूर ये कोशिश करते रहे, कम से कम इस दौर में। इससे पहले 2013 से 17 में कुछ गलतियां हुई थी और शायद उससे ही ध्यान में रखते हुए इस बार उनकी तरफ से कहीं कोई चूक ना हो, नीतीश नाराज ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। लेकिन अब जब उनको भी ये संदेश मिल गया है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है कुछ और नीतीश जा सकते हैं, तो अब उन्होंने भी तैयारियां शुरू कर दी है। और उनको भी मालूम है कि चूंकि जो आंकड़ों का फासला है जादुई आंकड़े से वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उनकी तरफ से भी कोशिश होगी। और चूंकि स्पीकर आरजेडी का है तो ऐसी स्थिति में एक उम्मीद जरूर उनको दिख रही होगी। लेकिन हमारे जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि जेडीयू ने इसको ध्यान में रखते हुए भी तैयारियां की हैं। यदि ऐसा कुछ होता है तो उसको ध्यान में रखते हुए जेडीयू की तरफ से स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है और उस स्थिति में जो डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी हैं जो जेडीयू से हैं, वो स्पीकर की कुर्सी पर बैठेंगे। तो तैयारियां दोनों तरफ से की जा रही हैं और कोशिश इस बात की है कि जितनी जल्दी हो ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है उससे कैसे निपटा जाए। और लगातार जिस तरह से खबरें आ रही हैं, अब जैसे देखिए झारखंड का दौरा था नीतीश कुमार का, वो भी रद्द हो गया है। 3 फरवरी को रामगढ़ में जाने वाले थे और इससे पहले भी अब पुरानी खबरें आप देखिए कि 24 दिसंबर को वाराणसी का दौरा था, वो रद्द हो गया। फिर 21 जनवरी को रामगढ़ जाना था नीतीश कुमार को, वो रद्द हुआ। प्रधानमंत्री की जो रैली थी बेतिया में, वो 2 बार टल चुकी है। तो अब ये सारी बातें जो है एक दूसरे से जुड़ती नजर आ रही हैं और ये अब लगभग साफ दिख रहा है कि आने वाले जो करीब 24 से 36 घंटे हैं उसमें बिहार से जुड़ी जो बड़ी सियासी खबर है वो आपको सुनने को मिल सकती है। रजत जी, नीतीश और देवेंद्र, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप नज़र बनाए रखिए, ज़रूरत पड़ेगी आपसे एक बार फिर से बात करेंगे। अगर आपके कोई खबर मिले, कोई डेवलपमेंट हो, कोई न्यूज़ ब्रेक हो तो तुरंत बताएं। नीतीश और लालू के बीच खटास तो है, दरार तो है और ये नजर आ रहा है। नीतीश ने परिवारवाद का मुद्दा उठाया, ये बात आरजेडी के नेताओं को बुरी लगी। किसी बड़े नेता ने जवाब नहीं दिया, लेकिन जिस तरह से लालू यादव की बेटी रोहिणी यादव का ट्वीट आया, उससे बात और बिगड़ गई। नीतीश ने कल कहा था कि कुछ लोग परिवार वालों को बढ़ावा देते हैं, बेटा बेटी को कुछ बना देते हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया।
उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए उन्होंने भी कभी अपने किसी परिवार वाले को राजनीति में आगे नहीं किया। इस पर आज लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने यहां तक लिख दिया, जिसके वंश में कोई काबिल पैदा ही नहीं हुआ वो परिवार को कैसे आगे बढ़ाता। फिर यह भी कह दिया कि समाजवादी पुरोधा होने का दावा वो कर रहे हैं जिनकी विचारधारा हवा के साथ बदलती है। रोहिणी आचार्य की बात नीतीश को काफी बुरी लगी। नीतीश के पार्टी के लोगों ने इसका विरोध किया। जेडीयू के नेताओं ने लालू की बेटी पर हमला बोल दिया। जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने कहा कि नीतीश ने परिवारवाद पर अटैक किया, लालू का नाम तो नहीं लिया, और रोहिणी कौन होती हैं दो पार्टियों के मामले में टांग अड़ाने वाली। श्रीमती रोहिणी आचार्य जी किसी पॉलिटिकल पार्टी की सदस्य हैं या नहीं है मुझे नहीं पता। हाँ, इतना जरूर है कि लालू प्रसाद यादव जी की वो बेटी हैं, और वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। नीतीश कुमार जी ने कल कर्पूरी चर्चा में क्या बोला? उन्होंने ये कहा कि कर्पूरी जी ने अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया और हमने भी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। वो जीते हैं इसको, कर्पूरी जी की विचारधारा को। उन्होंने किसी के परिवारवाद पे हमला नहीं किया, और अगर कोई ये समझ रहा है कि मेरे परिवार पे हमला किया तो वो जवाब दे। मुझे ये लगता है कि रोहिणी आचार्य जी हमारे गठबंधन का हिस्सा नहीं है और किसी पॉलिटिकल पार्टी के पोस्ट पे नहीं है, इसलिए हम लोगों को इनकी बातों को बहुत सीरियस नहीं। ये भी कह रही हैं कि जब खुद की नियत में ही हो खोट, खींच जताए क्या होगा? नहीं, उनको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है रोहिणी जी को। हमारी नियत में, नीतीश कुमार जी की नियत में साफ साफ ये है कि बिहार की तरक्की हो, बिहार के लोगों का विकास हो, बिहार के पिछड़ों अति पिछड़ों का विकास हो, और कर्पूरी जी जो समाज बनाना चाहते थे उस समाज को हम बनाएं। हमारी नियत सिर्फ इतनी है। जेडीयू के नेताओं की बातें बहुत सारे संकेत दे रही हैं। एक और विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा, रोहिणी आचार्य ने जैसा ट्वीट किया उससे महागठबंधन खतरे में पड़ सकता है। धीरेन्द्र प्रताप ने कहा, अगर आरजेडी की तरफ से ऐसे ही बयान आते रहे तो फिर जेडीयू भी भरपूर जवाब देगी। मंत्री बिहार प्रदेश जो बिहार के विकास पुरुष में उन्होंने जो भी बातें कही, बात तो उन्होंने गलत नहीं कहा। उन्होंने बोला कि मैं कर्पूरी जी के विचारधाराओं से चलता हूं और कर्पूरी जी के विचारधाराओं से मैं प्रेरित हूं। और उन्होंने सही कहा था कि वो वंशवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी वंशवाद को बढ़ावा नहीं देते, ना वो वंश को लेकर चलते हैं। अब रोहिणी जी पार्टी की, मुझे नहीं लगता वो आरजेडी की कोई नेता है, या रोहिणी जी नेता भी नहीं है। उनका जो ये ट्वीट आया मुझे लगता है वो बिल्कुल बचपना है। उनको ऐसा ट्वीट नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा ट्वीट करती हैं तो मुझे लगता है कि गठबंधन में वो दरार डालने का प्रयास कर रही हैं। तो मुझे लगता है उनको ऐसे ट्वीटों से बचना चाहिए। अगर वो चाहती हैं कि महागठबंधन जो हम लोग का है वो सही तरीके से चले, इंडिया गठबंधन जो है हम लोग का सही तरीके से चले, तो उनको ऐसे ट्वीट से बचना चाहिए। दरार की कोई खबर नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सबको लेके चलते हैं, लेकिन अगर राजद वाले कुछ वैसा करेंगे तब तो बिल्कुल उसका जवाब दिया जाएगा। हालांकि जब जेडीयू के सीनियर लीडर केसी त्यागी पटना से दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने कहा, कोई टूट नहीं है, गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ जरूर की थी, कर्पूरी ठाकुर को याद करते हुए उनके सिद्धांतों की बात जरूर की थी, परिवारवाद के नाम पर किसी पर अटैक नहीं किया था। रोहिणी आचार्य के ट्वीट पर केसी त्यागी ने कहा, बच्चों को बड़ों के मामले में नहीं बोलना चाहिए। बिहार में महागठबंधन बिल्कुल महफूज है। हां, पंजाब और बंगाल में जरूर इंडिया अलायंस टूट गया है। इंडिया गठबंधन सलामत है। जेडीयू पार्ट है सर। एनडीए में जाएंगे नीतीश जी? अभी कुछ ऐसा नहीं सर, लगातार चर्चा ये चल रही है। मुलाकात हुई है सर? मेरा 4 दिन से रिजर्वेशन है। इसी जहाज में कौन बैठा कौन नहीं बैठा है ये तो बैठने वाले तय करें। फ्लाइट में सर मुलाकात तो होगी, दुआ सलाम तो होगी। 100 कुछ लोगों से मुलाकात थी। अच्छा, आचार्य ने सीधा हमला किया सर नीतीश जी के ऊपर। सर नीतीश जी के ऊपर सीधा हमला किया है रोहिणी आचार्य ने, लालू जी की बेटी ने। सर ऐसा बच्चों के कमेंट्स पर हम कमेंट नहीं करते। नीतीश जी का कमेंट लालू जी पर या सोनिया जी पर नहीं था। वो कर्पूरी ठाकुर की प्रशंसा कर रहे थे कि उन्होंने अपने पुत्र को राजनीति में नहीं आने दिया। किसी को चुपता है, सब सही है। हम इतनी बढ़िया रैली हुई है पटना में, कई सालों से इतनी बढ़िया रैली नहीं हुई जी। हमारे नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला है, लेट अस एंजॉय। लेकिन सर रोहिणी आचार्य जो है एक तरह से हमला कर रही है।
लालू जी की बेटी आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं, बचपन से आपने देखा है। नहीं, बच्चे जो हैं उनको बड़ों के मामले में नहीं बोलना चाहिए, ये हमारे रीति रिवाज। तो आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में कोई आंच नहीं है। आंच जो है पश्चिमी बंगाल में है और पंजाब में है। किसी त्यागी अनुभवी नेता हैं, वो कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन रोहिणी आचार्य ने जो कहा उससे वो भी आहत हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को ऐसी बातों में नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन जब उन्होंने इन सारी बातों को खारिज किया, आरजेडी में भी कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने नरमी दिखाई। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि रोहिणी आचार्य ने पर्सनल कैपेसिटी में कमेंट किए थे, इसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। देश में जो समाजवादी विचारधारा है, जो उनके मूल्य हैं, जो उनके आदर्श हैं, उसकी एका को लेकर के जो लोग छद्म भेषी हैं, उस संदर्भ में अभिव्यक्ति व्यक्तिगत देश भर को लेकर के दिया जाता, तो उसको भी लोग अलग दृष्टिकोण से देख लेते हैं। जो उन्होंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उस आदर्श को अपने जो लागू करने की बात, उसको उन्होंने रेखांकित किया। और मैं एक कदम आगे बढ़ के बोलता हूं, जनता तय करती है कि प्रतिनिधि क्षेत्र का कौन होगा। कोई पिता तय नहीं कर सकता है कि मेरा पुत्र क्या होगा। परिवारवाद भाजपा की तरफ कहीं इशारा तो नहीं था। पंकज सिंह जो राजनाथ सिंह के बेटे हैं, अनुराग ठाकुर हैं, पीयूष गोयल हैं, प्रधान हैं, कहीं इशारा उधर तो नहीं था। नीतीश जी ने बड़ी बेबाकी शब्द में कहा, अपने ऊपर लेकर के रामनाथ ठाकुर जी की तरफ इशारा कर करके उसको लोगों ने इधर खोल दिया, जिसका कोई मतलब नहीं, कोई अभिप्राय नहीं। बावत भी मैं देख रहा हूं कि एक्सरसाइज हो रहा है। हालांकि जब मामले ने तूल पकड़ लिया, जेडीयू के नेताओं ने इसे इशू बनाया, तो अचानक रोहिणी आचार्य ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन अगर नीतीश ने बंद बना लिया होगा तो रोहिणी आचार्य के ट्वीट को लालू के परिवार का रिएक्शन बताकर उनसे किनारा कर सकते हैं। जहां तक किसी त्यागी और दूसरे नेताओं की बात है, तो नेता ऐसी बातें करते रहते हैं। बिहार में बहुत कोई यकीन नहीं करता है। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले लल्लन सिंह ने बड़े साफ साफ कहा था कि वो पार्टी अध्यक्ष बने रहेंगे, नीतीश कुमार पार्टी अध्यक्ष नहीं बनने वाले हैं। लेकिन 24 घंटे से कम समय में उनकी बात गलत साबित हुई, मीडिया की रिपोर्ट सही साबित हुई। एक बार फिर से देवेंद्र पाराशर के पास चलते हैं। देवेंद्र, अब दिखाई ये दे रहा है कि बात काफी आगे बढ़ चुकी है, और जैसा आप कह रहे थे कि नीतीश चाहते हैं कि लोकसभा के साथ असेंबली के चुनाव हो जाएं, और बीजेपी इसको ठीक नहीं मानती, तो फिर एक रास्ता ये होगा कि सरकार बनी रहे, और सरकार बने रहे तो क्या होगा, नेतृत्व में बदलाव होगा। क्या बदले में बीजेपी नीतीश को दिल्ली लाएगी, केंद्र सरकार में मौका देगी? बिहार में क्या होगा? क्या ऐसे ऑप्शंस कुछ हैं जिन पर अटकलें लगाई जा रही हैं, जिन पर विचार हो रहा है? बिल्कुल रजा जी, जिन सारे विकल्पों पर बातचीत हुई है उसमें से पहली बात तो ये है कि जो एक विकल्प था कि बिहार के विधानसभा को भंग कराया जाए, उसमें बीजेपी सोर्सेस से जो हमें जानकारी मिली है, बीजेपी इस राय की पक्षधर अभी नहीं है कि लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव को भंग कराया जाए और लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव कराया जाए, ऐसी बीजेपी की इच्छा नहीं है। दूसरी चीज़ कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहते हैं अगले 4 महीने 6 महीने, तो इस पर बीजेपी के भीतर 2 ओपिनियन है। प्रदेश के नेताओं की बात करें तो चाहे आप सम्राट चौधरी की बात कर लें, प्रदेश से आने वाले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की बात कर लें, गिरिराज सिंह की बात कर रहे हैं, इन जैसे नेताओं की इच्छा ये है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होना चाहिए। अब नीतीश कुमार अगर आते हैं तो मुख्यमंत्री बीजेपी का हो। लेकिन बीजेपी के टॉप लीडरशिप की बात करें तो सोर्सेज के द्वारा जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से वो लोग सिर्फ कार्यकर्ताओं के सेंटिमेंट पे नहीं बल्कि ग्राउंड पे जो सिचुएशन है उसका ध्यान रख रहे हैं, और उस लिहाज से लोकसभा चुनाव से पहले अगर नीतीश कुमार आते हैं मुख्यमंत्री रहते हुए भी, तो वो बीजेपी के लिहाज से बहुत फायदेमंद होगा। और बीजेपी एक बार फिर से सोच सकती है कि लोकसभा की 40 में से 39 सीटें एनडीए गठबंधन के तहत आ सकता है। और टॉप प्रायोरिटी अभी बीजेपी की समझी जा सकती है कि 2024 लोकसभा चुनाव ही है। चुनाव के बाद 2-3 महीने बाद अगर विधानसभा चुनाव हो उसमें बीजेपी को ऐतराज नहीं है, और वहां पर भी एक कोशिश की जाएगी कि नीतीश कुमार को एक रेस्पेक्टेबल एग्जिट दिया जाए।
इतना जरूर है रजत जी कि नीतीश कुमार भी जरूर एक बार कहेंगे, जैसा कि 2020 में उन्होंने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री पद का इच्छुक नहीं, लेकिन कहने और ख्वाहिश में फर्क होता है, बीजेपी ये जानती है। नीतीश कुमार एकदम से चाहेंगे कि अगर बीजेपी के साथ भी आते हैं तो मुख्यमंत्री बने रहें, कम से कम अभी तो बने ही रहें। तो उस लिहाज से इन्हीं सारे फॉर्मुलेशन पे, क्योंकि अभी बातचीत नहीं हो पाई है, इसलिए इसमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है, अन्यथा ये काफ़ी पहले अनाउंसमेंट हो गया होता। और जो प्रधानमंत्री की बिहार में रैलियाँ टाली जा रही हैं, वो इतना टालना नहीं पड़ा होता। आपकी बात ठीक है देवेंद्र, क्योंकि बिहार में 40 सीटें हैं, पिछली बार 39 सीटें बीजेपी के अलायंस ने जीती थी। बीजेपी अफोर्ड नहीं कर सकती है बिहार में सीटें कम हो, और अगर इनके साथ नीतीश कुमार आते हैं तो मिलकर के दोनों फिर से 40, 39, 38 सीटें जीत सकते हैं, ये संभावना है इस बात की। एक बार फिर से पटना चलते हैं, नीतीश चंद्र हमारे साथ हैं। नीतीश, आप ये तो हमने बात की है बीजेपी की, हमने बात की है जेडीयू के कैंप की, हमने बात की है नीतीश कुमार की, लेकिन लालू यादव कोई कम खिलाड़ी नहीं है। लालू यादव को कम नहीं करके नहीं आंका जा सकता, उन्होंने भी राजनीति के बड़े बड़े खेल किए हैं। तो आपको क्या लगता है कि लालू की रणनीति क्या होगी, क्या संकेत मिले हैं लालू के कैंप से? देखिए, लालू यादव इस बार तो, जब इससे पहले 2013 और 17 का जो दौर था उसमें जरूर कुछ गलतियां हुई थी, लेकिन इस बार लालू यादव आप देखें शुरू से ही सतर्क रहे हैं और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को भी हाल में उन्होंने हटाया। तो इसकी वजह भी यही है कि वो कोई नीतीश कुमार से विवाद नहीं चाहते थे, लेकिन अब ये बातें उनको भी दिखाई दे रही हैं कि नीतीश कुमार जो है वो कहीं ना कहीं कुछ करने वाले हैं, और इसके एक नहीं बल्कि कई संकेत मिल रहे हैं। तो निश्चित रूप से लालू यादव ने भी जो है तैयारियां शुरू कर दी हैं, और जीतन राम मांझी पर उनकी नज़र है, उनके जो 4 विधायक हैं। इसके अलावा AIMIM जिसके इकलौते विधायक बचे हैं प्रदेश अध्यक्ष, 5 विधायक थे, 4 को तो उन्होंने पहले ही अपनी पार्टी में मिला लिया था, और इसके अलावा एक निर्दलीय विधायक हैं। इन सबों को आप जोड़ दें तो जो बहुमत का आंकड़ा है उसके बहुत करीब आरजेडी पहुंच जाती है। और निश्चित रूप से लालू यादव ने स्पीकर का पद यदि अपने पास लिया था तो कहीं ना कहीं उनके मन में वो आज ही का दिन रहा होगा, और इस वजह से ही उन्होंने स्पीकर अपने पास रखा था। और अब स्पीकर की भूमिका अहम हो सकती है, स्पीकर के जरिए वो खेल कर सकते हैं, और लगातार स्पीकर से वो संपर्क में भी हैं। इससे पहले भी स्पीकर के साथ उनकी एक बैठक हुई थी, आज भी एक बैठक हुई है, और स्पीकर के जरिए निश्चित रूप से वो उनकी कोशिश होगी कि किस तरह से इस मुसीबत से निपटा जाए। क्योंकि लालू यादव के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, नीतीश कुमार के पास हमेशा एक विकल्प होता है, वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के, लालू यादव के पास कोई विकल्प नहीं है। तो ऐसे में उनकी कोशिश जेडीयू के उन विधायकों को तोड़ने की होगी जिनके क्षेत्र का जो सामाजिक समीकरण है वो आरजेडी यानी महागठबंधन के अनुसार सूट करता है। तो ऐसे विधायकों को टारगेट करने की लालू यादव कोशिश कर रहे होंगे, और उनके जरिए कोशिश होगी कि किसी भी तरह से वो उनको अपने पाले में करें, और फिर स्पीकर के जरिए कोशिश की जाए। और जैसा कि मैंने बताया कि जेडीयू भी इस स्थिति को भांप कर उसी अनुसार से रणनीति बना रही है कि यदि स्पीकर ऐसा करते हैं तो फिर हमारी रणनीति क्या होगी। तो ये अभी आने वाले दिनों में इस तरह के संकेत मिलते रहेंगे, और निश्चित रूप से आने वाले जो 2 दिन है वो काफी दिलचस्प होंगे। मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, देवेंद्र पाराशर और नीतीश चंद्र। आप लोगों ने बिहार की इस कॉम्प्लिकेटेड राजनीति को समझाने की कोशिश की, बहुत सारी नई बातें पता चली हैं, और इस सारी अटकलों को एक दिशा दी है आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है जो इशारा करता है कि नीतीश कुमार अब एंटी मोदी मोर्चे से दूरी बना रहे हैं। नीतीश ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया है। नीतीश पूर्णिया में 30 जनवरी को होने वाली राहुल गांधी की रैली में शामिल नहीं होंगे। कहा गया कि नीतीश को पहले से इस रैली की जानकारी नहीं दी गई, और 30 जनवरी को नीतीश का कार्यक्रम पहले से फिक्स्ड है, इसलिए मुख्यमंत्री को कांग्रेस की रैली में शामिल होना संभव नहीं होगा। लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस के नेताओं ने 1 हफ्ते पहले नीतीश को राहुल की न्याय यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया था। बिहार में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान और स्टेट प्रेसिडेंट अखिलेश सिंह नीतीश कुमार से मिलने गए थे। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से नीतीश को रैली में आने का इन्विटेशन दिया था, खड़गे की चिट्ठी सौंपी थी। कांग्रेस के नेता प्रेमचंद मिश्र ने भी कंफर्म किया था कि नीतीश कुमार ने पूर्णिया में राहुल की रैली में शामिल होने का कंफर्मेशन दे दिया है। हालांकि आज पूर्णिया से जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा ने कांग्रेस को 2 टूक जवाब दे दिया। संतोष कुशवाहा ने कहा नीतीश राहुल की रैली में नहीं जाएंगे क्योंकि कांग्रेस
न सीट शेयरिंग पर कोई बात फाइनल कर रही है और न कांग्रेस ने अपनी रैली का प्रोग्राम नीतीश के साथ शेयर किया, न उनकी सहमति से फाइनल किया। देखिए, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए। आपको बड़ी लड़ाई लड़नी है, जब बड़ी लड़ाई आप लड़ेंगे तो सब चीज़ पहले तय करना चाहिए, उसके हिसाब से फिर कार्यक्रम तय होने चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है इंडिया गठबंधन में। मुख्यमंत्री जी संभवतः उस कार्यक्रम में नहीं जा पाएंगे, ऐसा लग रहा है। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस पार्टी से को पहले ये तय करना चाहिए, राज्यवार तय करना चाहिए, जो समन्वय है राज्यवार पहले मजबूत करना चाहिए, उसके बाद इस तरह के कार्यक्रम को लाना चाहिए। कहीं कोई समन्वय दिख नहीं रहा है और ऐसे में कार्यक्रम का बहुत कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। मेरा व्यक्तिगत मानना है। किस तरह का समन्वय आपको नहीं दिखाई दे रहा, क्या होना चाहिए था ऐसा? पहले तो सभी राज्यों में बात करके सभी चीज़ें तय कर लेनी चाहिए, उसके बाद इंडिया गठबंधन की रैली होनी चाहिए और सबके साथ मिल के होना चाहिए, मजबूती से होना चाहिए। और ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जो मुझे जानकारी है, इसके लिए कोई कोऑर्डिनेशन जिला में भी नहीं है, न राज्य स्तर पे किया गया है। तो ये कुल मिला के इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि यह कांग्रेस का कार्यक्रम है, कांग्रेस की रैली है। आपको ध्यान होगा, कल ममता बनर्जी ने भी इसी तरह की बात कही थी। उन्होंने कहा कि बंगाल में राहुल गांधी की यात्रा आने की उनको कोई जानकारी नहीं दी गई, उनसे कोई सलाह नहीं ली गई, उनसे डिस्कस नहीं किया गया। और उन्होंने कहा कि ये बात अपने अलायंस पार्टनर से छुपाना, अलायंस पार्टनर को समय पर इन्फॉर्म न करना गलत है, इसलिए वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। अब नीतीश कुमार राहुल की रैली में शामिल नहीं होंगे, ये भी इसी तरह का बड़ा संकेत है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं। नीतीश कुमार ने 3 फरवरी का झारखंड का दौरा भी रद्द कर दिया है। इसलिए अटकलें लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार 4 फरवरी को बेतिया में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में शामिल हो सकते हैं। अब इतने सारे संकेत हैं, इतनी सारी अटकलें हैं, इसके बावजूद गिरिराज सिंह जैसे नेता पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हैं। जो दिख रहा है वो लालू नीतीश का आपसी खेल है, एक दूसरे पर प्रेशर बनाने की रणनीति है। इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। नीतीश कुमार लालू जी को बार बार बीजेपी की ओर इशारा करके ये डराते हैं। और मैं पहले भी कहा, ये गाना गाते रहते हैं, मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, लेकिन मैके का दरवाजा बंद है, ये वो नहीं बताते। मुझसे पूछिएगा, मैं सबसे भिन्न हूँ मीडिया से, हमारे पार्टी के। ये 6-5 का खेल चल रहा है, दोनों हार्ड बार्गेनर हैं। आप इधर क्या, जब से हैं तब से बार्गेनिंग ही चल रहा है। आप देखें, एक दिन आरजेडी ने कहा कि लालू जी के आशीर्वाद से ये मुख्यमंत्री हैं, तुरंत नीतीश जी का मंत्री ने बयान दे दिया कि अमित शाह जी ने नहीं कुछ बोला है खिलाफ में। बस दूसरे दिन लालू जी पिता पुत्र पहुंच गए, घुटने टेक दिए। फिर जब नीतीश जी टाइट हुए, परिवारवाद पे हमला किया कर्पूरी जी के नाम पर, तो रोहिणी ने ट्वीट कर दिया। फिर जब टाइट हुए तो फिर वो ट्वीट हटा। ये 6-5 का खेल चल रहा है। अब जहां तक बीजेपी के साथ आने जाने का मसला है, ये तो मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि नीतीश बाबू कुर्सी छोड़ नहीं सकते, लालू जी बेटा को छोड़ नहीं सकते। ये दोनों बेटा और कुर्सी से जुड़े हुए हैं और ये दोनों इस तरह का पैतरा आपस में करते रहेंगे। बिहार की राजनीति में मेरा अनुभव यह है कि नेता कैमरे पर क्या कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नीतीश कुमार को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बीजेपी के साथ हैं या लालू के साथ। नीतीश सिर्फ ये देखते हैं कि उनकी कुर्सी किस तरह बची रहे। लालू कुर्सी छोड़ने का प्रेशर बना रहे हैं, वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तेजस्वी को जल्दी से जल्दी कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं।
और अगर बीजेपी नीतीश को मुख्यमंत्री बनाए रखने का वादा करती है तो नीतीश बीजेपी के साथ चले जाएंगे, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। नीतीश इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि इस वक्त बीजेपी को उनकी जरूरत है। वो बीजेपी के साथ जाएंगे तो बीजेपी को लोकसभा चुनाव में फायदा होगा। इसीलिए नीतीश चाहेंगे कि बीजेपी ठोस वादा करे, उसके बाद आगे बढ़े। बीजेपी नीतीश को मुख्यमंत्री बनाए रखेगी, इसमें बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है, ये पहले भी किया जा चुका है। फिर सवाल है कि प्रॉब्लम कहां है? तो प्रॉब्लम है विधानसभा के गणित में। 243 243 कुल मेंबर हैं, बहुमत के लिए 122 122 की जरूरत है। बीजेपी के पास 78 एमएलए हैं 78, नीतीश की पार्टी के विधायकों की संख्या 45 है 45, और जीतन राम मांझी की पार्टी के 4 विधायक। दोनों पार्टियों के कुल विधायकों की संख्या होती है 127 127, यानी बहुमत से 5 ज्यादा। अगर लालू यादव ने दांव खेला, नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ा, तो लालू को सिर्फ 6 विधायकों की जरूरत होगी, क्योंकि उनके अपने 79 है 79 हैं, कांग्रेस के 19, लेफ्ट के 16 और 2 अन्य विधायकों की संख्या मिला दें तो आंकड़ा 116 होता है। बहुमत से सिर्फ 6 कम। नीतीश को शक है कि लालू उनकी पार्टी के विधायक तोड़ सकते हैं। इस बात की कोशिश पहले हो चुकी है, या फिर कुछ विधायकों से इस्तीफा दिलवा सकते हैं। स्पीकर लालू के हैं और वो खेल पलट सकते हैं, गणित गड़बड़ा सकता है। इसलिए एक ऑप्शन यह भी है कि विधानसभा को भंग कर दिया जाए। ऐसी स्थिति में बिहार में भी लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव हो जाएं। लेकिन इसके लिए वक्त कम है, बीजेपी तैयार नहीं है। बीजेपी का फोकस लोकसभा चुनाव पर है, क्योंकि वो इस बार नरेंद्र मोदी के लिए रिकॉर्ड बहुमत हासिल करना चाहती है। लेकिन बिहार में बात इतनी बढ़ चुकी है, इतनी फैल चुकी है, इतनी अटकलें लग चुकी हैं, जो भी करना है, जिसको भी करना है, जल्दी करना होगा। इसलिए मुझे लगता है कि बिहार में जो होना है वो अगले कुछ घंटों में भी हो सकता है। नीतीश के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है और अमित शाह के पास भी ऑप्शंस कम है। एक चर्चा मैंने ये सुनी है कि नीतीश कुमार को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जाएगा, कैबिनेट में लिया जाएगा, और बिहार का मुख्यमंत्री किसी महिला को बनाया जाएगा, ताकि लोकसभा चुनाव के लिए समीकरणों को साधा जा सके। लेकिन क्या होगा, असलियत पता चलने में भी वक्त लगेगा। बिहार में मामला लटका हुआ है, लेकिन बंगाल में विरोधी दलों के गठबंधन को झटका मिला है। ममता बनर्जी ने कल कहा था कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल में लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ेगी, किसी से अलायंस नहीं करेगी। और आज ममता की पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, राहुल गांधी की न्याय यात्रा का विरोध करते नजर आए। राहुल गांधी की यात्रा आज जब कूच बिहार में असम से बंगाल में दाखिल हुई, उस वक्त राहुल को सबसे पहले कांग्रेस के नहीं, ममता बनर्जी की पार्टी के कार्यकर्ता दिखाई दिए, जो सड़कों पर दोनों तरफ बैनर पोस्टर लेकर राहुल का विरोध करने के लिए खड़े थे। ये कार्यकर्ता कांग्रेस के खिलाफ, राहुल के खिलाफ नारे लगा रहे थे। हालांकि राहुल गांधी के काफिले को रोकने की कोशिश नहीं की गई, काफिला बिना रुके आगे बढ़ गया। कूच बिहार में असम में कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेंद्र बोरा ने पार्टी का झंडा बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को हैंडओवर किया। इसके बाद राहुल आगे बढ़ गए और यहां भी उन्हें तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखना पड़ा। ममता की पार्टी के कार्यकर्ता राहुल के साथ चल रहे अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ नारे लगाते रहे। उन्होंने तख्तियों पर अधीर रंजन के खिलाफ स्लोगन्स लिखे हुए थे और मैसेज यही था कि बंगाल में अधीर रंजन की वजह से कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का रिश्ता टूट गया है, राहुल अधीर के खिलाफ एक्शन लें। ममता की पार्टी के नेताओं ने कहा, कांग्रेस किसी गफलत में न रहे, बंगाल में बीजेपी को शिकस्त देने का दम सिर्फ दीदी में है और ममता ये काम अकेले कर सकती है। इंडिया अलायंस हर पार्टी को तो पर्पस इज द सेम, दैट बीजेपी को हटाना चाहिए, एक गवर्नमेंट शुड चेंज। तो जो जिस जगह में
जिस तरह से लड़े वो लड़ने में उनको मौका दिया जाए, जो रीजनल पार्टीज आए। चुनाव का बाद हम लोग दिखेंगे कि ये स्थिति को कैसे हम लोग संभाल दिया जाए। और सबसे बड़ा पार्टी का रूप से कांग्रेस का अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। बंगाल में ममता बनर्जी को ऊपर ही छोड़ दिया जाना चाहिए कि यहाँ का सीट अलायंस कैसे होगा। चीफ मिनिस्टर शाही कहा, तुम बंगाल में आते हो, इंडिया अलायंस का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्टनर को स्टेट में आते हो जहाँ चीफ मिनिस्टर है, उनको साथ तो एक बार बातचीत करके आना सबसे अच्छा होते थे। और वाई बंगाल हैज नो मोर प्रायोरिटी फॉर नई यात्रा। मुख्यमंत्री इज एनफ कैपेबल टू फाइट बीजेपी इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। किसी को यात्रा में, नई यात्रा में ये सबका जरूरत नहीं है। और उनका नई यात्रा करने का कोई इच्छा थे तो ममता बनर्जी को साथ, ये तृणमूल पार्टी को साथ बातचीत भी करके उन्होंने कर सकते थे। लेकिन कांग्रेस की मजबूरी देखिए, ममता की पार्टी के प्रोटेस्ट का बुरा भी नहीं मान सकते। जयराम रमेश ने कहा, बंगाल में ममता सबसे बड़ी लीडर हैं, उनकी पार्टी सबसे बड़ी है, कांग्रेस इस बात को समझती है। जयराम रमेश ने उम्मीद जताई, ममता के साथ गठबंधन का कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर निकल आएगा। इंडिया जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन 28 पार्टियों का गठबंधन, उसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ तृणमूल कांग्रेस है। और देश के बड़े नेता हैं, बड़े अनुभवी नेता हैं, बड़े ऊर्जावान नेता हैं ममता बनर्जी। हम उनका पूरा सम्मान करते हैं, हम उनका आदर करते हैं। हमारा नेतृत्व, खरगे जी, सोनिया जी, राहुल जी, सभी ममता जी के प्रति सम्मान और आदर है। और सभी जानते हैं कि हमारे देश की राजनीति में ममता जी का एक विशेष स्थान है और अलग से पहचान है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ममता जी भी चाहती है बीजेपी को हराने को, हम भी चाहते हैं कि बीजेपी को हराए। हम लोग एक होकर लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन को हम सफल बनाएंगे। वो हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। नहीं, उनको निमंत्रण दिया गया था। खरगे जी ने उनको खत भी लिखा था, ईमेल भी किया था। तो ममता जी का हम बड़ा सम्मान, बड़े आदर से साथ में कहना चाहता हूँ कि हम लोग कुछ ना कुछ बीच का रास्ता ढूंढ निकालेंगे, ताकि हम लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज सर्वोपरि स्थान पर तृणमूल कांग्रेस है। अगर बीजेपी को हराना है, तृणमूल का होना बहुत जरूरी है, वो अनिवार्य है। लेकिन कांग्रेस ने ममता बनर्जी की इतनी तारीफ की, इतनी प्रशंसा की, उन्हें इतना बड़ा लीडर बताया, अपनी मजबूरी दिखाई। इस सब के बावजूद तृणमूल कांग्रेस को कोई रियायत देने के मूड में नहीं है। टीएमसी की सांसद सुष्मिता देव ने कहा, कांग्रेस के बंगाल प्रदेश अध्यक्ष दिन रात ममता सरकार को गाली देते हैं और उनके बड़े बड़े नेता ममता के सम्मान की बातें कर रहे हैं। ये दोहरापन, ये डबल स्टैंडर्ड कांग्रेस की आदत है। सुष्मिता देव ने कहा, ममता ने कांग्रेस के लिए बहुत इंतजार किया, अब चुनाव करीब है, इससे ज्यादा इंतजार नहीं हो सकता, इसलिए अब दीदी ने अकेले चलने का फैसला कर लिया है। अगर कोई सुबह से आंख खोलते ही और सोने तक अगर जिस तरह की बयानबाजी वो करते हैं, उसके बारे में मैं नहीं कह सकती। कांग्रेस के नेता, बड़े बड़े नेता जो आप जिनका नाम आप ले रहे हैं, उस पर सब लोग चुप हैं। तो ये तो एक आश्चर्यजनक घटना है कि हाईकमांड कुछ कहते हैं और प्रदेश के सभापति कुछ और कहते हैं। हम शुरू से जून से बार बार हर अलायंस की मीटिंग में यही कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग तय किया जाए, क्योंकि एक लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए कम से कम 6 महीने या 8 महीने की जरूरत होती है। तो स्पष्ट रूप से अगर हर अलायंस पार्टनर को पता लग जाता कि कौन किस सीट से लड़ रहे हैं, तो उस प्रकार की एक तैयारी होती। हम पहले 30 सितंबर तक रुके रहे, फिर हम 31 दिसंबर तक रुके रहे, क्योंकि 3 तारीख को असेंबली जो चुनाव हुए थे विधानसभा का, उसका परिणाम आया। पर अब हम जनवरी में हैं, तो जनवरी तक अगर सीट शेयरिंग पर कुछ तय नहीं होता
तो चुनाव कैसे लड़ा जाएगा? अप्रैल के महीने में चुनाव है। बंगाल में ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला मजबूरी में किया। 3 वजह हैं। पहली, ममता को लगता है कि इंडी अलायंस को कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया है और राहुल गांधी सिर्फ लेफ्ट पार्टीज के नेताओं की सलाह पर चलते हैं। ममता की सलाह को कोई तवज्जो नहीं दी गई। दूसरा, ममता कन्विंस्ड हैं कि राहुल गांधी और उनके साथी ऊपर से सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बंगाल में अधीर रंजन चौधरी और दीपा दास मुंशी जैसे नेता लगातार ममता को बीजेपी का एजेंट बताते हैं। ये ममता को कतई बर्दाश्त नहीं है और कांग्रेस के नेता अपने लोकल लीडर्स को रोकने की कोई कोशिश नहीं करते। और तीसरी बात, ममता जानती हैं कि बंगाल में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने में उन्हें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस वहां कोई ताकत नहीं है। उल्टे उनके कंधे पर चढ़कर कांग्रेस मजबूत हो सकती है और बंगाल में कांग्रेस या लेफ्ट फिर से पनपे, फिर से खड़ी हो, फिर से उनको जमीन मिले। ममता ऐसा कभी नहीं चाहेंगी, क्योंकि ममता इन्हीं दोनों पार्टियों को खत्म करके बंगाल में सत्ता में पहुंची हैं। आज ममता के मैसेज पार्टी के ग्रासरूट वर्कर्स तक पहुंच गया। इसीलिए तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की यात्रा का विरोध किया, उन्हें पोस्टर दिखाए, उनके विरोध में नारे लगाए। अभी विरोधी दलों के गठबंधन का स्वरूप तय नहीं है। कौन साथ रहेगा, कौन कौन साथ छोड़ेगा, यह भी तय नहीं है। सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी इलेक्शन कैंपेन को बुलंदशहर से लॉन्च कर दिया। नरेंद्र मोदी दिल्ली से बुलंदशहर तक सड़क के रास्ते गए। बुलंदशहर में बड़ी रैली थी। खुली गाड़ी में सवार होकर कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और इसके बाद मोदी ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि मोदी ने चुनाव का बिगुल फूंक दिया है, लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने तो गरीबी के खिलाफ बिगुल फूंका है। चुनावी बिगुल तो उनकी तरफ से जनता फूंकती है। आज मैं देख रहा था, कुछ मीडिया वाले चला रहे थे कि आज बुलंदशहर में मोदी चुनाव का बिगुल फूकेंगे। मोदी तो विकास का बिगुल फूंकता रहता है। मोदी तो समाज के आखिरी व्यक्ति के कल्याण के लिए बिगुल फूंकता रहता है। मोदी को न पहले जरूरत थी, न आज जरूरत है, न आगे जरूरत है चुनाव के बिगुल फूंकने की। मोदी के लिए तो ये जनता जनार्दन बिगुल फूंकती रहती है। और जब जनता जनार्दन बिगुल फूंकती है तो मोदी को अपना समय उस बिगुल फूंकने में नहीं लगाना पड़ता। उसको तो अपना समय जनता जनार्दन के चरणों में बैठ करके सेवा भाव से काम करने में उसका समय लगा रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के राम मंदिर का जिक्र किया। कहा, देव से देश और राम से राष्ट्र की तरफ बढ़ना है। मोदी ने कहा, जिस यूपी में इतनी बड़ी आबादी बसती है उसे पहले की सरकारों ने जानबूझकर अनदेखा किया, क्योंकि उनका बर्ताव शासकों की तरह था। उन्हें गरीबों, दलितों और पिछड़ों की नहीं, सिर्फ अपनी चिंता थी। अयोध्या में मैंने रामलला के सानिध्य में कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ, अब राष्ट्र प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देने का समय है। हमें देव से देश और राम से राष्ट्र के मार्ग को और प्रशस्त करना है। उत्तर प्रदेश, जहां देश की सबसे अधिक आबादी बसती थी, उस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। ये इसलिए हुआ
क्योंकि लंबे समय तक यहां सरकार चलाने वालों ने शासकों की तरह बर्ताव किया, जनता को अभाव में रखने का, समाज में बंटवारे का रास्ता उनको सत्ता पाने का सबसे सरल माध्यम लगा। इसकी कीमत उत्तर प्रदेश की अनेक पीढ़ियों ने भुगती है। जब देश का सबसे बड़ा राज्य ही अगर कमजोर हो तो देश कैसे ताकतवर हो सकता था? उत्तर प्रदेश को पहले ताकतवर बनाना होगा कि नहीं बनाना होगा? और मैं तो यूपी का सांसद हूं और मेरी विशेष जिम्मेवारी है। विरोधी दलों के जो नेता रोज रोज ये कहते हैं कि मोदी सिर्फ धर्म की बात करते हैं, इश्यूज की बात नहीं करते, अपने काम का हिसाब नहीं देते, विकास की बात नहीं करते, उन्हें मोदी का आज का भाषण सुन लेना चाहिए। मोदी ने भगवान राम का जिक्र एक लाइन में किया, लेकिन ज्यादातर समय अपने काम गिनाए, अपनी उपलब्धियों के बारे में बताया, अपने काम करने के तरीके के बारे में बताया, गरीबों और पिछड़ों की बात की, लेकिन कांग्रेस की नाकामियां भी गिनाई, करप्शन की याद दिलाई और परिवारवाद का भी जिक्र किया। जिस वक्त मोदी विरोधी मोर्चे के नेता आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं, सीट शेयरिंग को लेकर झगड़े कर रहे हैं, मोदी ने अपना कैंपेन लॉन्च कर दिया है। इसीलिए लोग कहते हैं कि मोदी का मुकाबला करना मुश्किल है। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों आज 2 दिन के दौरे पर भारत पहुंचे हैं। मैक्रों कल गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट होंगे। आज जयपुर में फ्रांस के प्रेसिडेंट ने राजस्थानी संस्कृति और वहां के किलों को करीब से देखा। वो आमेर का किला देखने गए। इसके बाद शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जयपुर पहुंच गए। उन्होंने मैक्रों से मुलाकात की। जयपुर के जंतर मंतर पर दोनों नेता साथ साथ घूमे। जयपुर का जंतर मंतर दुनिया की सबसे पुरानी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज में से एक है। इस वेधशाला में दुनिया का सबसे बड़ा सन डायल है जो पत्थर से बना हुआ है। मैक्रों जब इस सन डायल के करीब पहुंचे तो ताज्जुब के साथ इसे देखते रहे और इसके बारे में उन्होंने जानकारी हासिल की। ये समझा कि जंतर मंतर पर लगी सूर्य घड़ी से टाइम का पता कैसे लगता है, ये घड़ी कैसे काम करती है। जयपुर के जंतर मंतर को 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। महाराजा सवाई जयसिंह ने 1729 में इसे बनवाया था और इसकी खासियत यह कि यहां लगे उपकरणों की मदद से ग्रहों की स्थिति समझी जा सकती है, बारिश का अनुमान लगाया जा सकता है, ग्रहण की भविष्यवाणी की जा सकती है। 2010 में इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था। मोदी ने मैक्रों को ये सारी बातें बताई। इसके बाद नरेंद्र मोदी इमैनुअल मैक्रों के साथ जयपुर शहर घूमने के लिए निकले। दोनों ने जयपुर में एक रोड शो किया। दुनिया के 2 बड़े लीडर्स को एक साथ देखने के लिए जयपुर की सड़कों पर जबरदस्त भीड़ इकट्ठा हुई। लोगों ने मोदी और मैक्रों पर फूल बरसाए तो जवाब में मैक्रों ने भी हाथ हिलाकर शुक्रिया कहा। इस दौरान मैक्रों गुलाबी शहर के बारे में लगातार पूछते रहे और मोदी उन्हें बताते रहे कि यह शहर कैसा है और जयपुर के लोग लगातार मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। रोड शो के बीच में मोदी और मैक्रों कुछ देर के लिए हवा महल के सामने रुके। मोदी ने मैक्रों को हवा महल के बारे में बताया। मैक्रों गौर से सुनते रहे और हवा महल का आर्किटेक्चर अचरज से देखते रहे। कुछ मिनटों के लिए दोनों नेता हवा महल के सामने लोकल मार्केट में भी गए। वहां मौजूद आर्टिफैक्ट्स को देखा। मोदी ने अयोध्या के नए राम मंदिर का एक रेप्लिका उन्हें भेंट किया और इसके लिए दुकानदार को डिजिटल पेमेंट के जरिए 500 रुपए चुकाए। फिर मोदी ने मैक्रों को भीम ऐप के बारे में बताया और समझाया कि भारत में पिछले कुछ साल में कैसे डिजिटल पेमेंट में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद दोनों लीडर्स एक चाय की दुकान पर पहुंचे, चाय पी, चाय पर चर्चा की और फिर डिजिटली उसका पेमेंट किया। चाय वाले ने बताया कि उसने चाय के लिए टोकन अमाउंट के तौर पर सिर्फ 2 रुपए लिए। मैक्रों को गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट के तौर पर आना था। परंपरा के मुताबिक
नॉर्मल कोर्स में वो दिल्ली आते और यहां नरेंद्र मोदी उन्हें रिसीव करते, लेकिन नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी का अंदाज पुराने तरीकों से अलग है। वो दुनिया के बड़े बड़े नेताओं के साथ व्यक्तिगत रिश्ते बनाते हैं। उन्होंने मैक्रों को पहले जयपुर बुलाया, हवा महल घुमाया, बाजार में घूमे, दुकान पर खड़े होकर चाय पी, जिससे एक अनौपचारिक इनफॉर्मल बातचीत हो सके, बेहतर रिश्ता कायम हो सके। डिप्लोमेसी का मोदी का ये स्टाइल अनूठा है, सबसे अलग है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े ज्ञानवापी केस में एक बड़ी खबर आई है। ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे की रिपोर्ट दोनों पक्षों को सौंप दी गई है। यह रिपोर्ट 839 पन्नों की है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने दावा किया है कि एएसआई सर्वे की रिपोर्ट से साफ हो गया कि ज्ञानवापी परिसर पहले प्राचीन हिंदू मंदिर था। वहां मंदिर के अवशेष मिले हैं। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक वहां मस्जिद से पहले भव्य मंदिर था। हिंदू मंदिर को तोड़कर उसके खंभों का इस्तेमाल मस्जिद बनाने में किया गया। दावा यह भी किया गया है कि ज्ञानवापी परिसर की पश्चिमी दीवार भी प्राचीन मंदिर का हिस्सा थी और एएसआई रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्तिक, ओम और कमल के निशान वहां मिले हैं। वकील विष्णु शंकर जैन ने यह भी दावा किया कि एएसआई की रिपोर्ट में ज्ञानवापी में मंदिर होने के 32 से ज्यादा सबूत मिले हैं। एएसआई का जो कंक्लूजन है मैं वो बता रहा हूं। इट कैन बी सेड दैट, मतलब ये कहा जा सकता है दैट देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज हिंदू टेम्पल प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब अभी जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के पहले एक यहाँ पे लार्ज हिंदू टेम्पल था। ये बात एएसआई कह रही है कि ये बात कही जा सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग है एएसआई की। एएसआई ने कहा है कि जो पश्चिमी दीवार है इस तथाकथित मस्जिद की, ये पार्ट है एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर का। इसमें जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं ये देवनागरी, ग्रंथा, तेलुगु और कन्नड़ स्क्रिप्ट्स के मिले। ये जो इंस्क्रिप्शंस है इसमें देवताओं के 3 नाम आज भी इंगित होते हुए दिखते हैं। कौन कौन सा नाम है? जनार्दना, रुद्र और उमेश्वरा। जो वहाँ पे इंस्क्रिप्शन है उसमें एक जगह लिखा हुआ है महामुक्ति मंडप, और ये एएसआई कह रहा है ये बहुत सिग्निफिकेंट बात है। और 2 सितंबर 1669 को बताया गया कि विश्वनाथ की जो मंदिर है वो ढहा दी गई। तो एएसआई ने यहाँ पे जदूनाथ सरकार की फाइंडिंग को रिलाई किया मजलिस आलमगीरी। विष्णु शंकर जैन हिंदू पक्ष के वकील हैं। वो जो दावे कर रहे हैं वो सिर्फ एक पक्ष की बात है। जाहिर है मुस्लिम पक्ष भी इसी रिपोर्ट के आधार पर अलग तरह के दावे कर सकता है और फाइनल फैसला तो कोर्ट को करना है और फैसला आने में वक्त लगेगा। इसलिए एक पक्ष के दावों के आधार पर किसी बात पर यकीन करना ठीक नहीं होगा।